बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो CHM 521 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स हमारे लेक्चर्स हो चुके थे डिस्टिलेशन के टॉपिक के ऊपर। तकरीबन 8 लेक्चर्स हमारे हुए थे। तो लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है तो मैंने सोचा कि जितना भी हमने पढ़ा था पहले एक दफ़ा मैं उस तमाम हमने जो हमारे लेक्चर्स थे उनको मैं रिव्यू कर लूँ और आपको एक असाइनमेंट दे दूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग किस हद तक समझ पाए हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ताकि मैं आपको आपकी मार्किंग के लिए मेरे पास कुछ मटेरियल हो कि मैं आप लोगों को मार्किंग कर सकूं इन केस अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो पाते तो असेसमेंट के लिए वी मस्ट हैव सम मटेरियल। ओके। CHM 521 का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि CHM 502 वाले इसमें शामिल नहीं हैं। डेफिनेटली दोनों शामिल हैं, मैं इधर लिखना भूल गई हूँ। सो MSc प्रीवियस एंड BSc ऑनर्स थर्ड ईयर दोनों का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कोर्स आप लोग पहले से जानते हैं, मैं फिर भी बता दूँ। आपके कोर्स में 3 टीचर्स हैं और उन 3 टीचर्स में मैं डॉक्टर सदफ़ इकबाल और मेरे पास 40 मार्क्स का आपका जो है वो कोर्स कंटेंट था और जिसमें से हम डिस्टिलेशन कवर कर चुके थे जो कि तकरीबन 20 मार्क्स का है। इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक हैं वो यूनिट ऑपरेशंस हैं और उसके अलावा कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं जो कि डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि अगर हमारे पास टाइम हो तो हम कवर करेंगे, अदरवाइज़ हम उन्हें स्किप कर देंगे। लेकिन यूनिट ऑपरेशंस और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस जो हैं वो हमने करनी है, वो हमारे कोर्स का हिस्सा है। डॉक्टर असद आपको पढ़ा रहे हैं, उनका कोर्स भी 20 मार्क्स का है और डॉक्टर नौशाब कमर आपको पढ़ा रही होंगी एवापोरेशन, उनका कोर्स कंटेंट भी 20 मार्क्स का है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन थी मार्क्स की जो कि आप लोगों को पहले भी पता थी, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो बता दी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आप सब लोगों से मैं एक बात कहूँगी कि आप लोगों जो मेरे लेक्चर्स हैं नंबर 1 और जो हैंड आउट मैंने दिया था वो दोनों चीज़ें खोल के सामने रखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट लिखी हैं, डिटेल्स नहीं लिखी हैं। डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ और आप लोगों को जो है वो लिखवा भी चुकी हूँ और हैंड आउट की सूरत में भी दे चुकी हूँ। ये जो मैंने बनाया है वीडियो लेक्चर, इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास में बता चुकी हूँ। शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने कवर किया था व्हाट इज़ डिस्टिलेशन एंड 2 टाइप्स ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, दैट इज़ बैच डिस्टिलेशन एंड कंटिन्यूस डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, अब वैसे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके बताऊंगी। एप्लीकेशन ऑफ हीट फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सर, जिसकी जो बेसिस होती है वो ये होती है कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपिंग वेपर्स। ठीक है, बेसिस का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल है कि अगर तो लिक्विड मिक्सर की कंपोजिशन डेवलपिंग वेपर्स की कंपोजिशन से डिफरेंट नहीं हो रही तो फिर डिस्टिलेशन हो ही नहीं सकती। तो डिस्टिलेशन के लिए सबसे पहले ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लिक्विड मिक्सचर आपके पास जो भी कंपोजिशन है, इनिशियल कंपोजिशन, वो उसके जो वेपर्स बनेंगे उसकी कंपोजिशन डेफिनेटली इनिशियल लिक्विड से मिक्सर से अलग होगी। एग्ज़ाम्पल्स जो हैं डेली लाइफ से वो हर्ब्स की डिस्टिलेशन है, परफ्यूम्स की डिस्टिलेशन है, पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट की डिस्टिलेशन है एंड अ लॉट ऑफ अदर एग्ज़ाम्पल्स जो कि आप आराम से आपको इंटरनेट से मिल सकती हैं। डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों पर डिस्टिलेशन डिपेंड करती है। नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सर। हमने हमेशा ऐसे मिक्सर की बात की कि जिसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मिक्सर में सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैं बात करती हूँ कि ठीक है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट की ही अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं। सो
the difference between the boiling point of two constituents and the difference between the initial composition of the components. दो चीज़ों पर डिपेंड था और मैंने बहुत दफ़ा इस बात को समझाया है कि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है और दोनों की इनिशियल कंपोजिशन में कितना फ़र्क है. इनिशियल कंपोजिशन का मतलब ये है कि एक मिक्सर है, डेफिनेटली उसमें अगर दो कंपोनेंट हैं और उस इनिशियल ज़ाहिर है मिक्सर की जो कंपोजिशन है अगर वो 100% है तो दो कंपोनेंट्स जो हैं उनका सम होगा वो 100 के बराबर होगा. अब दो कंपोनेंट्स में ये भी हो सकता है कि कंपोनेंट ए की कंपोजिशन 50% हो या 50% से ज़्यादा हो और ये भी मुमकिन है कि बी कंपोनेंट की कंपोजिशन 50% या 50% से ज़्यादा हो. तो जो इनिशियल कंपोजिशन होगी उससे भी फ़र्क पड़ता है, उस पर भी डिस्टिलेशन डिपेंड करती है. दो चीज़ों पर डिस्टिलेशन डिपेंड करती है. बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के और इनिशियल कंपोजिशन या इनिशियल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जो है वो क्या है. इन दोनों चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा इन्हिसार है डिस्टिलेशन का. ठीक है, और जितना इन चीज़ों में फ़र्क होगा उतनी ही डिस्टिलेशन आसानी से होगी. दो टाइप की डिस्टिलेशन हमने कॉमन पढ़ी थी कि दो तरह से डिस्टिलेशन को परफॉर्म किया जा सकता है. वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो एक्चुअली मेन हमारे पास प्रोसीजर्स हैं वो दो ही हैं कि या तो हम डिस्टिलेशन को बैच वाइज परफॉर्म करें या फिर हम डिस्टिलेशन को कंटिन्यूस वाइज परफॉर्म करें. अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैच एंड कंटिन्यूस. तो हमने पढ़ा था कि बैच डिस्टिलेशन जो है उसमें जितनी भी कंसंट्रेशंस होती हैं, अब जितनी भी से क्या मुराद है, मतलब जो आप फीड एंटर कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन, जो मिक्सचर्स की इनिशियल कंपोनेंट्स की जो इनिशियल कंपोजिशन है वो, जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो, और फिर जो डिस्टिलेट कलेक्ट कर रहे हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें फर्स्ट सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड तक वेरी करती हैं. सो कंसंट्रेशंस कीप चेंजेस ओवर टाइम. और बैच डिस्टिलेशन जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. एक दफ़ा जब आप प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं तो प्रोसेस एंड करने के बाद ही आप एनालाइज करते हैं कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बनी हैं. और नॉर्मली लेबोरेटरी में हम इस तरह की डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं. जबकि कंटिन्यूस डिस्टिलेशन वो डिस्टिलेशन होती है जिसमें यू हैव कंट्रोल, और उस कंट्रोल की ही वजह होती है कि जिसकी वजह से जितनी भी कंसंट्रेशंस होती हैं, चाहे वो फीड की हो, चाहे वो इनिशियल मिक्सचर की हो, चाहे वो वेपर्स डेवलपिंग हो, चाहे वो रिफ्लक्स हो, चाहे वो डिस्टिलेट हो, हर चीज़ कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है. और ये जब तक चलता रहता है जब तक बाहर से सिस्टम को इंटरप्ट ना किया जाए. ठीक है, तो इस तरह की डिस्टिलेशन डेफिनेटली लैब में तो परफॉर्म नहीं हो सकती. तो इस तरह की डिस्टिलेशन नॉर्मली जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन कहलाती है. देन लेक्चर 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि अब अगर डिस्टिलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके बिहाइंड जो प्रिंसिपल्स हैं हमने उनको अच्छी तरीके से जानना होगा, जिसमें वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग रिलेशनशिप. ठीक है, क्योंकि डिस्टिलेशन सारी की सारी है वेपराइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है और वेपराइजेशन जो है वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर. और बॉइलिंग पॉइंट जो है डेफिनेटली वो वेपर प्रेशर से बहुत ज़्यादा रिलेट भी करता है और इसी की चेंजेस की वजह से जो है वो आपके डिस्टिलेशन के सेटअप में चेंजेस आ सकते हैं. सो वेपर प्रेशर एनहांस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द relative amounts of the components in the mixer. ठीक है, तो वही बात है कि जितना relative amount चेंज होता जाएगा components of mixer का, उतना ही उसका developing vapor pressure डिफरेंट होगा और उतना ही उस मिक्सर का boiling point डिफरेंट होगा. और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमने boiling point डायग्राम को स्टडी किया था कि हम किसी भी सिस्टम, किसी भी मिक्सर, अभी तो हम सिर्फ बाइनरी मिक्सर की बात कर रहे हैं जिसमें दो ही कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी. किसी भी कंपोनेंट मिक्सर के दो कंपोनेंट बाइनरी मिक्सर की अगर हम बात करें तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट की जा सकती है और उसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं. ठीक है,
तो अपर कर्व इन द डायग्राम इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट कर्व, ठीक है। ये जो आपके पास सामने कर्व नज़र आ रहा है अपर कर्व, इसको हम ड्यू पॉइंट कर्व कहते हैं, और ये जो लोअर कर्व है इसको हम बबल पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कर्व कहते हैं। और इसकी वजह आपको मालूम है कि इस कर्व पे जितने पॉइंट हैं उसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस वेपर्स, so it just start to produce vapor। जबकि इस ड्यू पॉइंट या ड्यू कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उसका मतलब ये है कि वेपर जस्ट स्टार्ट टू कंडेंस। The region above the dew point curve shows the equilibrium composition of the superheated vapor, ठीक है। You know कि ड्यू कर्व के ऊपर का जितना हिस्सा होता है, जितना एरिया होता है, वो टोटल वेपर एरिया होता है, यानी कि उसमें जो स्टेट ऑफ दी मैटर होती है वो टोटल वेपर होती है, चाहे वो कंपोनेंट ए हो चाहे वो कंपोनेंट बी हो। और इस बबल पॉइंट कर्व के नीचे जितना एरिया होता है वो हमारा जो है वो लिक्विड होता है, और इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया होता है वो हमारा टू फेज रीजन होता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है, 50% लिक्विड 50% वेपर, समझ सकते हैं आप। यही बात यहाँ पर लिखी हुई भी है, ठीक है। इसके अलावा इधर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, वैसे तो मैं सब चीज़ें बता चुकी हूँ। अच्छा, एक डिफरेंस है, मैंने क्लास में जो आपको एग्जांपल करवाई थी उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए शायद कम था और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी ज़्यादा था, यानी कि हमारा जो ए था वो मोर वॉलेटाइल था और बी जो था वो लेस वॉलेटाइल था। लेकिन यहाँ जो मैंने जान करके ये तस्वीर लगाई है ये चेंज है, ये उल्टी है, आपको ये समझाने के लिए कि किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट बी है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी आप देख रहे हैं कि कम है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, अब ख़ास बात ये है कि जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल होगा, वो नीचे की तरफ आप प्लॉट, उसका मोल फ्रैक्शन आप नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नीचे है, जो कि 0 से 1 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है, उसको हम उल्टी डायरेक्शन में काउंट करेंगे, यानी 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस क्लास में तो आपने जो है वो ए को यहाँ 0 से 1 करवाया था और बी को 0 से 1 यहाँ करवाया था, तो जो क्लास में करवाया था उसमें ए ज़्यादा वॉलेटाइल था और यहाँ पर जो है वो बी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझना सिर्फ ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम किस तरह बनती है, डिफरेंट रीजन्स का क्या मतलब होता है, और डिफरेंट पॉइंट्स की मदद से आप जो है वो नतीजा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेट सपोज ये 0.2 मोल फ्रैक्शन है, ये बी का मोल फ्रैक्शन है। लेट सपोज यहाँ पर टेम्परेचर गिवन होता 70 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट सपोज आप समझ लें, तो आप ये बता सकते हैं कि जी 70 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है कि जिसमें हमारा मिक्सचर बॉयल होना शुरू हुआ और उस मिक्सचर में इनिशियल कंपोजिशन ऑफ बी 20% थी और इनिशियल कंपोजिशन ऑफ ए 80% था, ठीक है। और जब ये मिक्सचर बॉयल हुआ और हमारे पास जो है वो वेपर प्रोड्यूस हुए, ये वेपर के जो मोल फ्रैक्शन है वो y से शो होता है और आपको ये अच्छी तरह मालूम है। तो उस वक्त 70% था मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जब वेपर प्रोड्यूस हुए तो वो 70% थे। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो उसकी क्वांटिटी हमेशा वेपर में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रही है कि A इनिशियली 80% था, लेकिन वो आफ्टर फर्स्ट एवोपोरेशन जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुई, तो आप देख रहे हैं कि A जस्ट 30% है और B
70% है। ठीक है, तो जाहिर है मोर वॉलेटाइल क्योंकि बी था, तो बी की कंपोजिशन या परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होगी। हमेशा जिसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वो पहले इनरिच होता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारी बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम थी, और इससे हम ये तमाम चीज़ें, ये पॉइंट्स निकालते हैं कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, क्या कंपोजिशन थी इनिशियल लिक्विड में और क्या कंपोजिशन थी वेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ हम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम में नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं और हमारे काम आता है कि इससे हम डिस्टिलेशन परफॉर्म करने में हमें आसानी होती है कि हम किस तरह डिस्टिलेशन परफॉर्म करें दो कंपोनेंट्स की, कि हमको हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। नाउ थर्ड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अब अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम बनानी पड़ जाए तो हम वेपर प्रेशर डाटा को किस तरह यूज़ करेंगे, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जनाब हमारे पास दो तरह के लॉज हैं जो कि वेपर प्रेशर से या पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली रिलेट करते हैं और हम उन्हें यूज़ करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास रॉल्स लॉ है और एक हमारे पास डेल्टन्स लॉ है। ठीक है, मैं इस पूरी डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैंने सब कुछ आपको करवाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ रिपीट कर देती हूँ कि रॉल्स लॉ जो है उसका क्या मतलब है। रॉल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर स्मॉल पी, हमेशा पार्शियल प्रेशर जो है वो स्मॉल पी से आप शो करते हैं, ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमेशा आप कैपिटल पी से शो करेंगे, ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। जैसे कि मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ये आई डोंट नो, ये शायद खुद ब खुद ही कर दिया है, बहरहाल कोई मसला नहीं है, हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, दिस मस्ट बी स्मॉल पी, दिस मस्ट बी स्मॉल पी एंड दिस मस्ट बी स्मॉल पी। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी, इसको हमने ठीक कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली partial pressure of B is equal to vapor pressure of B multiplied by its mole fraction of B in pure state। यहाँ पर मैंने सारी एब्रीविएशंस दी हुई हैं, एक्स ए का क्या मतलब है, एक्स बी का क्या मतलब है, कैपिटल पी ए, कैपिटल पी बी, स्मॉल पी ए एंड स्मॉल पी बी। और आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये बात मुझे दोबारा नहीं बतानी पड़े। और फिर डेल्टन्स लॉ की मदद से हमने ये चीज़ मालूम की थी, द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मीन्स PT यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB फॉर अ बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर है तो उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं, और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं तो PA प्लस PB पर हमारी जो इक्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा कंपोनेंट होते तो फिर ये कंटिन्यू चलती रहती। और फिर हमने इन दोनों लॉस को कंबाइन करते हुए अपने पास जो सॉल्यूशन निकाला था उसमें PT यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय XA प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस XA। और इस पूरी इक्वेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ XA है जो अननोन है। आपके पास टोटल प्रेशर, हमेशा क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि जी किस टोटल प्रेशर पे काम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ A एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। ये डाटा आपको आराम से अवेलेबल होता है एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं प्योर मिक्सचर की, प्योर सब्सटेंस की कोई भी वेपर प्रेशर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये डाटा आपको अवेलेबल होता है, तो इस डाटे की मदद से आप आराम से XA की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लिहाजा इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे XA के लिए। इसके बाद YA के लिए हमने जो है वो जो इक्वेशन सॉल्व की थी
that is partial vapor pressure of A multiply by mole fraction of A divided by total pressure। और इसमें आप सिंपली जो है वो एक्स ए की वैल्यू डालते जाएंगे। वेपर प्रेशर की वैल्यू आपके पास मौजूद है, टोटल प्रेशर आपके पास मौजूद है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए जो कि आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर डालते ही आपके पास वाई ए की वैल्यू निकल आएगी। और जब एक दफ़ा आपके पास एक्स ए और वाई ए की वैल्यू निकल जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप 1 माइनस एक्स ए से एक्स बी की वैल्यू निकाल लें और 1 माइनस वाई ए से आप वाई बी की वैल्यू निकाल लें। तो इस तरीके से आपके पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। और इससे हमने एक न्यूमेरिकल अपनी क्लास में सॉल्व भी किया था कंप्लीटली, जिसमें मैंने आपको डाटा दिया था वेपर प्रेशर का, प्योर ए और प्योर बी का, और फिर आगे आपने उसमें एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी कैलकुलेट की थी। लेक्चर 4 में हमने फिर उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जी रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है। इट इज़ द मेजर ऑफ द डिफरेंसेस इन वोलेटिलिटी बिटवीन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। दो कंपोनेंट्स की वोलेटिलिटी डिफरेंस जो होता है दैट इज़ बेसिकली रिलेटिव वोलेटिलिटी। और इसको हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था वो ये था कि रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट आई विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट जे। अब ये आप आई जे कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इसमें कोई मसला नहीं है, 1 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप जिस कंपोनेंट की रिलेटिव वोलेटिलिटी निकाल रहे हैं वो पहले होता है। तो आप आई की वोलेटिलिटी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जे, तो आई की वैल्यूज ऊपर आएंगी, यानी वाई आई डिवाइडेड बाय एक्स आई, ठीक है, ऊपर आएंगी, और नीचे जे की वैल्यू आएंगी वाई जे डिवाइडेड बाय एक्स जे, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पर ए होता, यहाँ पर बी होता, तो वाई ए डिवाइडेड बाय एक्स ए, फिर इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं वाई बी डिवाइडेड बाय एक्स बी एंड सो ऑन। और रिलेटिव वोलेटिलिटी की मैंने आपको ये बताया था कि अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब होता है कि दोनों कंपोनेंट की जो वेपर प्रेशर है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन सेम है, बल्कि हाँ बिल्कुल सेम है अगर 1 है तो, या नियर टू 1 है तो यानी बिल्कुल सिमिलर है। और उस सूरत में उनकी डिस्टिलेशन होना बहुत मुश्किल है। जितनी रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू 1 से दूर होगी उतना आसान होगा। अब अगर 1 से कम है, यानी 0.1 से लेके 0.9 है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट ए है, यानी जो कंपोनेंट ऊपर था, वो क्या होगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा या कम वोलेटाइल होगा। ओके, ये चीज़ मैं अब आप पे छोड़ती हूँ, ठीक है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर 1 से कम होता है तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर 1 से ज़्यादा होती है रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके साथ हमने डिस्कस किए थे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व्स, और वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व्स में मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम प्लॉट एक्सप्रेसेस द बबल पॉइंट and the dew point of a binary mixture at constant pressure, ठीक है। मतलब कि बबल पॉइंट आपको पता है लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी एक्स ए, अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें तो अगर हम सारे एक्स ए की वैल्यूज़ को यहाँ प्लॉट कर दें और सारी वाई ए की वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ प्लॉट कर दें, तो अगर वो सिस्टम आइडियल है और अगर वो रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उस सूरत में उसकी जो लाइन आएगी एक्स और वाई की, वो इस तरह से आएगी, ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, ये आएगी। और अगर लाइन इस तरीके से आती है तो सिस्टम आइडियल है। लिखा हुआ भी है, द कर्व लाइन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम लाइन and describes the composition of the liquid and vapor in equilibrium at some fixed pressure, ठीक है, कि लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है वो ये लाइन बताती है। अच्छा, इस लाइन का और क्या फ़ायदा है,
एक तो ये फायदा है कि अगर तो भाई ये लाइन ये तो डायगनल है, ठीक है, और डायगनल का मतलब ये होता है कि x और y बराबर हैं, और डायगनल पे कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डायगनल पे आने का मतलब ये हुआ x y बराबर है, और x y बराबर होगा तो डिस्टिलेशन नहीं होगी, ठीक है ना। द फर्स्ट पॉइंट कि लिक्विड कंपोजिशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वेपर कंपोजिशन। तो जनाब आली हमेशा हमारे पास अगर इस लाइन से ऊपर यानी कि यहाँ पर है, ये कर्व लाइन की सूरत में अगर हमको इक्विलिब्रियम डाटा मिल रहा है तो हमारा सिस्टम आइडियल है। एक तो हमें ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा, जो नॉर्मली लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में लोग करते हैं, दी साइजेस particularly the height of distillation columns are determined by the vapor liquid equilibrium data for the mixers। कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जो भी सिस्टम डिस्टिलेशन पे लगाने जा रहे होते हैं तो उसके लिए कॉलम की हाइट मालूम करने के लिए नॉर्मली जो है वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डाटा उस पर्टिकुलर मिक्सर का, उसके डाटा को सॉल्व करके देखा जाता है उस डाटा की मदद से कि हमको कितनी हाइट रखनी चाहिए डिस्टिलेशन कॉलम की, सो दैट हमारी डिस्टिलेशन जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से हो सके। अच्छा, यहाँ पर मैं इस वीडियो को डिसकंटिन्यू करती हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेक्चर 5 से लेकर लेक्चर 8 तक जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, ठीक है।